बेटे लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखे थे और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर को देखने के बाद हम लोगों ने कई सारे एक फैक्ट्स भी देखे थे, कौन सा स्टेबल, कैसे स्टेबल, जेड सेब रूल वगैरह सब चीज़ देख ली थी, राइट। और वहाँ पे कई अच्छे अच्छे कंपाउंड दिखा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल लगा था और सबसे कम स्टेबल था क्योंकि उसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन थे, राइट। यहाँ तक हम लोग खत्म कर चुके थे। उसी के आगे कुछ टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस हैं और इसके आगे हम लोग फिर एरोमेटिसिटी वगैरह को शुरू करेंगे। तो यहाँ तक का फिर हमारे पास जो पीछे के 2-4 टॉपिक्स हैं उनको जो है वैसे ग्रेस्प करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लेके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टोल्यूइन इन इट्स बॉइलिंग सॉल्यूशन विल शो चेंज इन पीएच एज, यानी कि टोल्यूइन को अगर आप उसके बॉइलिंग सॉल्यूशन में डालोगे तो पीएच पेपर पर क्या चेंज आएगा। आपके ऑप्शन है ब्लू से रेड करेगा, रेड से ब्लू करेगा, ग्रीन से ब्लू करेगा, या पता नहीं कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, ब्लू से ग्रीन या रेड से ग्रीन। तो बताइए क्या आंसर आना चाहिए, क्या लगता है आपको क्या आंसर आना चाहिए ABCD में से? बी फॉर भानु। हालांकि हर बार बी फॉर भानु नहीं होगा बेटा, अधिकारी इसमें हाँ इस बार भानु अधिकारी का ए सही है। रीजन क्या है सुन लेते हैं। एक्चुअल में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन में आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में आने की वजह से जो आपका टोल्यूइन है ये H पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी तो H हमारे पास इसके साथ जुड़े रहेंगे तो हम लोग देख चुके हैं, और हमारे पास ये बेंजीन रिंग पर ऐसे ही रहेगा। और मैंने आपको कहा था कि ये जो H है इसके साथ डिलोकलाइज होकर इसी रिंग पे घूमता रहता है, राइट, याद आया। अब ये जो H+ है बेटा, ये H+ आयोनिकली ट्रैप्ड हो जाता है इसके सॉल्यूशन में। H+ विल गेट आयोनिकली ट्रैप, मतलब इसी आयन की फॉर्म में वो ट्रैप हो जाता है और रिलीज कर देता है, मतलब H+ आयन रिलीज हो गए। और अगर H+ आयन रिलीज हो गए तो क्या हो गया, एसिडिक, और एसिडिक क्या करता है हमारे पास, ब्लू को रेड कर देता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है, राइट। जनरली तो बेंजीन नेगेटिव कंपाउंड होता है, जनरली तो बेंजीन नेगेटिव कंपाउंड होता है, बट कई बार हमें ये भी देखना पड़ता है कि बेंजीन किस ग्रुप के साथ अटैच है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं बेंजीन नॉर्मल हमारे पास एल्केन के साथ अटैच है, एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो बेंजीन क्या शो करेगा बेटा, इस केस में हमारे पास नेगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन बेंजीन अगर हमारे पास स्टाइरिन की फॉर्म में, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, इसे स्टाइरिन भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये न्यूट्रल रहता है, ठीक है। और ये अगर एसिटाइल फिनाइल ग्रुप है हमारे पास, राइट, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। तो बेंजीन जनरली नेगेटिव होता है, बट ये भी हमें देखना पड़ता है कि बेंजीन किसके साथ अटैच है और उसके बेस पर हमारे को डिस्क्राइब करना पड़ता है कि बेंजीन हमारे पास क्या शो कर रहा है। इस जगह मैंने इसलिए छोड़ी है ताकि मैं जो है जो भी चीजें ऊपर आती रहें उनको मतलब यहाँ तक जो है जनरली, इससे पहले के सारे जो 5 क्वेश्चन में आपके पास कॉन्सेप्ट भी है और क्वेश्चन भी है, राइट। अब आते हैं IPSO सब्स्टिट्यूशन पर। किस पे आते हैं, IPSO सब्स्टिट्यूशन। IPSO की कोई फुल फॉर्म है नहीं, अगर किसी को मिल जाए तो बता देना। बस ये हमारे पास एक पोजीशन होती है जो हमारे पास उस जगह पर होती है जहां पर दो चीजें जुड़ रही होती हैं, जहां पर दो चीजें जुड़ रही होती हैं। तो ये हमारे पास वो पोजीशन है जहां पर दो चीजें जुड़ रही हैं, यानी कि ये और ये, राइट। तो इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं एक्सो पोजीशन, ठीक है, या IPSO पोजीशन वो तुम्हारे ऊपर है। अब आपसे बोला है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। आपके हिसाब से ABCD में से आप लोगों को कौन सा आंसर लग रहा है? बी। अरे हर बार बी थोड़ी होगा, नहीं लग रहा है। हाँ बेटा इधर हो गया, ये लो ABCD में से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? लग रहा है डी क्यों नहीं है भाई? जो भी हो रहा है वो बताओ, रीजन क्यों नहीं होगा? डी नहीं होगा तो क्यों होगा? CH3 होना चाहिए। मैंने तो एलिमिनेशन से किया है। अच्छा एलिमिनेशन से किया है, क्योंकि सर CH3 में हमें पता है रेजोनेंस होता है, फिनॉल में भी होता है, बाकी इन दोनों में कंफ्यूजन था, तो हम क्या करें? तो मेरे को डी अच्छा लगा, मैंने डी लगा दिया। नहीं वो हिंड्रेंस का एक फैक्टर लेके चला उसके हिसाब से। अच्छा हिंड्रेंस क्या बेटा? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबल होने के लिए करते हैं, डी वाला पहले से स्टेबल रहता है। ठीक है, मान लिया पर बेकार रीजन था। अच्छा रीजन बताता हूं मैं आपको। अच्छा रीजन देखो क्या होता है, यहाँ पर IPSO सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि कोई भी चीज अगर अटैक करती है तो हमारे पास इस ग्रुप में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला बॉन्ड हटेगा, अगर ये वाला बॉन्ड हटता है तो यहाँ पर कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये हो गया, राइट। यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन। भाई ये वाला बॉन्ड हटेगा तो हमारे पास हाइड्रोजन 2 यहाँ पे आ जाएंगे पॉजिटिव पे, ये हट जाएगा और ये कंपाउंड हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा, जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा। इसके अलावा इसका देखो, या तो यहाँ पे पॉजिटिव, अगर यहाँ से IPS सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो यानी कि या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है।
तो एक बार जब यहाँ पे चार्ज आया दोनों हाइड्रोजन हमारे पास इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है तो देखो क्या होगा, 3 4 5 6। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट है तो बेटा एक हाइड्रोजन तो ये हो जाता है, और आपका जो CH3 है ना, ये वाला कंपाउंड, ये और ये भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाता है इसका। और ये तो था ही नॉर्मल डबल बॉन्ड, जहाँ पे भी पोजीशन सेम रखना। ये वाला पॉजिटिव चार्ज हटकर हाइड्रोजन अंदर चला जाता है और ये यहाँ पर क्या बना देता है, बेंजीन बन जाता है। ये भी अपने आप में स्टेबल, और ये देखना जरा टर्ट कार्बोकैटायन, वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल है, इसे रेजोनेंस करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया था, आईपीएसओ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आईपीएसओ सब्स्टिट्यूशन उस जगह पर होता है जहाँ पे चीजें क्या हो रही हैं, अटैच हो रही हैं, और ये हमारा कंपाउंड जो होता है आईपीएसओ कार्बन होता है। समझ में आता है बेटा? तो इस जगह इसलिए हमारे पास ये कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी टर्शियरी कार्बोकैटायन इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड। ये हम लोग देख चुके हैं कार्बोकैटायन के केस में, बहुत ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये रेजोनेंस नहीं जाएगा, और इसलिए हमारे पास ये कंपाउंड आएगा, राइट। समझ में आता है क्वेश्चन? यहाँ पर आते हैं, which effect is shown by nitrosobenzene in absence of electrophile। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही है आपके पास नाइट्रोसोबेंजीन, और आपसे पूछा है अगर कोई बाहर का इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो उसके एब्सेंस में ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आर दिखाएगा, माइनस आर दिखाएगा, या पहले प्लस आर दिखाने के बाद फिर माइनस आर दिखाएगा, या कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, अपने आप में स्टेबल है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? जल्दी बताओ, 10 सेकंड टाइम दूंगा। प्लस आर रीजन के साथ बताइए। प्लस आर है तो क्यों, माइनस आर है तो क्यों, दोनों है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? तो कितना ही लगाने। हाँ, NO2 तो सर माइनस आर दिखा था, पर मैंने NO दे रखा है, पन्ने पलटने शुरू हो गए बच्चों के। कितना पता है फर्स्ट और सेकंड में से? हाँ, फर्स्ट और सेकंड में से एक है सर, लॉजिकल ऑप्शन आपके वही रहते हैं। मैं अगर थर्ड कह दूं तो आप थर्ड कहने से थर्ड आंसर थोड़ी सही हो जाएगा। रीजन है किसी के पास कोई? प्लस आर रीजन है किसी के पास कोई? नहीं है, ठीक है बेटा, प्लस आर सबसे गंदा आंसर है। रीजन सुनते हैं क्यों। देखो, प्लस आर का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यानी कि ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। अब जब ये बेंजीन रिंग को समझा दूं, मैंने कहा कि इस जगह मैंने आपको समझाया नहीं, जब ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, ये यहां से आएगा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर, राइट। रेजोनेंस में आने की वजह से n के पास ये डबल बॉन्ड तो ही जाएगा क्योंकि वाला इलेक्ट्रॉन दिया, और उसके अलावा हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा। भाई यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ही आ रहा है लगभग, राइट। अब मेरी बात सुनिए, ये जो कंपाउंड है ये आपके पास क्यूमुलेशन दिखा रहा है, और ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। मैं आपको बता चुका हूं, क्यूमुलेशन मतलब दो डबल बॉन्ड एक साथ अगर कंपाउंड में आते हैं उसे क्यूमुलेशन कहते हैं, और ये क्यूमुलेशन अनस्टेबल इफेक्ट होता है, ये ज्यादा अच्छा स्टेबिलिटी इफेक्ट नहीं दिखा पाता है, इसलिए हमारा ये आंसर क्या है, प्लस आर गलत हो जाता है। अच्छा, माइनस आर क्या होता है? माइनस आर में हमारे पास ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है, याद आ रहा है। अब अगर ये माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, और ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा ऐसा कंपाउंड, अगर माइनस आर दिखाएगा तो N के पास डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन के ऊपर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, सॉरी डबल बॉन्ड, और ये देखो ये स्ट्रक्चर वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास क्यूमुलेशन नहीं आया ना बेटा, रिंग से हमारे पास गया है तो ये तो बॉन्ड हट जाएगा, ये बॉन्ड हट जाएगा, बचेगा तो ये। अब इसके आगे रेजोनेंस जैसे मैंने आपको करना सिखाया हो तो हम लोग कर सकते हैं, बट आपको समझाना क्या था कि यहाँ पे अगर ये प्लस आर दिखाता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूमुलेशन आ जाएगा, जो कि एक बेकार इफेक्ट है। इसका आंसर क्या आता है, माइनस आर। किसके केस में? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर प्रेजेंस होगा तो ये प्लस आर ही दिखाता है फिर, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को फिर ये ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कॉन्जुगेशन नहीं दिखा सकता रेजोनेंस के बाद? यानी कि आपको दिए गए कंपाउंड दिए गए हैं, 4 कंपाउंड दिए गए हैं, और आपसे पूछा है इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो रेजोनेंस नहीं दिखा पाएगा आफ्टर, सॉरी जो कॉन्जुगेशन नहीं दिखा पाएगा। कॉन्जुगेशन मतलब तो पता है ना, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ऐसा केस कौन सा है, आपको क्या लगता है? आपका समय 10 सेकंड का शुरू होता है अब। टाइम अप।
बेटा आंसर आपको वैसे ही पता लगाना चाहिए। देखो NO2, हाँ सी आंसर बिल्कुल सही है, एलिमिनेशन से कर सकते थे इसको। NO2 में हमने रेजोनेंस देखा है, इसमें भी रेजोनेंस देखा है, इसमें रेजोनेंस नहीं देखा और इसमें रेजोनेंस हमने देखा है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का है और ये दोनों रिलीजिंग ग्रुप के हैं। ये भी विथड्रॉइंग ग्रुप का है, बट ये CN ना बड़ी दिक्कत पैदा करता है। रीजन क्या है? इस CN को मैं खोल के दिखाता हूं। ये C ट्रिपल बॉन्ड N है जो कि हमारे साथ बेंजीन पर कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, राइट। रेजोनेंस दिखाते समय इसका एक बॉन्ड यहां जाएगा, इसका यहां जाएगा, तो ये यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, मतलब ये डबल बॉन्ड के साथ आपने N से कंपाउंड जोड़ा हुआ है। हाँ CN, आप C से जोड़ लो, वो आइसोसाइनाइड और साइनाइड। हाँ उससे नहीं फर्क पड़ेगा, पर आएगा तो ये ना कंपाउंड। C के ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं रहने वाला है। बच्चा सही बोल रहा है सर, ये NC तो आइसोसाइनाइड है और C से आप जोड़ेंगे अगर इसी कंपाउंड को, तो मैंने आपको IUPAC की नेमिंग में करा रखा है ये चीज। फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये तो ट्रिपल बॉन्ड ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, आएगा तो अब भी डबल बॉन्ड ही। यानी कि अब मेरा क्वेश्चन, क्या साइनाइड रेजोनेंस दिखाता है? तो आपका आंसर है सर दिखाता तो है, और ये क्यूमुलेशन ही शो करता है, क्योंकि इसके पास कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं है। तो साइनाइड विल नॉट शो कॉन्जुगेशन आफ्टर रेजोनेंस, बट इट अंडरगोज रेजोनेंस and will show only accumulation effect because there is no conjugation alternative। समझ में आता है रीजन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक क्वेश्चन था ये भी, इसको हटा दो। समझ में आ गया रीजन क्या है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई। यहाँ पे डबल बॉन्ड दो बार लगातार आ गए तो हमारे पास ये क्या दिखाएगा? वैसे तो हमारे पास जो कहानी है ना वो ऐसे भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसको हटा दूं मतलब तो दिखाना यही था, बट ये देखिए यहाँ से यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर जाएगा, तो C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब कहानी मेन तो ये आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना बेटा। बेकार होने से मेरे को दिक्कत नहीं, मुझे दिखाना था कि अगर ये वैसे मेन सही है, वो पिछला वाला इवन गलत ही था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐसी है तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ज्यादा सही है वाला कंपाउंड। वही मैं सोच रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है होना कहानी वही है, क्यूमुलेशन आ जाएगा, कहानी ये है। इसमें कॉन्जुगेशन नहीं आता, ये आपको याद रखना CN के केस में, राइट। आगे चल सकते हैं। आपको बताना है इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये है या फिर ये है। ऑप्शन बी इज मोर स्टेबल। बेटा रीजन बता पाओगे? A is more stable। ए नहीं होगा, बीच में प्लस है। अल्फा हाइड्रोजन। ए क्यों स्टेबल है बेटा? A क्योंकि उसका जो कार्बोकैटायन बनेगा उसके पास वो ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा ठीक, उसका। ओके। सेकेंडरी देखो यहाँ पर भी सेकेंडरी बन रहा है, यहाँ पर भी सेकेंडरी बन रहा है, इस बात का कोई दो राय नहीं है। दोनों जगह पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया। डिफरेंस का फैक्टर आएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो CH के साथ इधर CH2 फिर CH3, ये कार्बोकैटायन है, इधर CH2 और इधर CH3, कुछ कंपाउंड ऐसा है। और इस कारण की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास ये CH3 और यहाँ पे क्या है CH2, राइट। दोनों ही सेकेंडरी कार्बोकैटायन। बेटा आपकी बात सही थी इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, बिल्कुल सही बात है, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ये सही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं जो आपने बोला बेटा वो आंसर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन के पास अल्फा हाइड्रोजन 5 है और यहाँ पे कार्बोकैटायन के पास अल्फा हाइड्रोजन 4 है। 4 और 5 में से 5 वाला अल्फा हाइड्रोजन जीतेगा। रीजन क्या है कि जब भी आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्शन आपस में भिड़ते हैं तो कौन सा इफेक्ट जीतता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जीत जाता है। समझ में आता है बेटा? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है? ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है। अब आते हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट है, फिर दोबारा से क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट, कॉन्सेप्ट है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब है कि आपके पास कोई कंपाउंड आपको दिख तो रहा है कि ऐसा बनेगा, 12th में तो इसकी भरमार है, कंपाउंड लगेगा कि क्लोरीन यहाँ पर रहेगा पर क्लोरीन कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसकी हम लोग जो है प्रैक्टिस अभी से करने चल रहे हैं। क्या कि जो हमारे पास शिफ्ट होते हैं, मैं आपको वैसे करा चुका हूं 1 2 शिफ्ट, 1 3 शिफ्ट, 1 7 शिफ्ट, ये हम लोग सारी चीजें कर चुके हैं टॉटोमेरिज्म में, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास रीअरेंजमेंट होते हैं 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला होता है हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा होता है बेंजाइल शिफ्ट और तीसरा होता है आपके पास मिथाइल शिफ्ट। बेंजाइल शिफ्ट आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि पूरा पूरा बेंजीन ही शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने वो एग्जांपल लिया भी नहीं है। जब आप जो आपके पास बुक्स हैं एक्स्ट्रा बुक्स उनसे क्वेश्चन करोगे उसमें है एक आध क्वेश्चन तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, वरना यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और बच्चों के लिए। वेल यहाँ पे आते हैं, ये सब समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए क्या कहानी होगी। यहाँ पर इसका कंपाउंड आपके पास और स्टेबल फॉर्म में जा सकता है, और जब ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आपका कार्बोकैटायन और स्टेबल हो सकता है तो आप शिफ्ट करा लो। देखो अगर सेम चीजें आ रही हैं तो आप शिफ्ट कराने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आपका कंपाउंड बेटा और स्टेबल बन रहा है तो आप कार्बोकैटायन को शिफ्ट करा सकते हैं। यहाँ पर कार्बोकैटायन क्या है, CH2। अब इस यहाँ पर आपको ये 1 है और ये 2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 और 2 के बीच में हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दीजिए। समझ में आती है बातें? तो जैसे आप ये शिफ्ट कर दोगे CH3 CH पे पॉजिटिव और देखो CH3 हो गया 1 2 शिफ्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन से अल्फा हाँ तो बिल्कुल वही चीज है। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हम लोग देखते हैं, देखो सेकंड सिखाने तो मेरे को आपका हाइपर कॉन्जुगेशन था ना, तो कहानी तो वही है कि हाइपर की टॉपिक पे हाइपर कॉन्जुगेशन चल रहा है। खत्म कहां हुआ था कल हाइपर कॉन्जुगेशन चल ही रहा है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे जो है ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपके सामने क्वेश्चन आता है। अच्छा यहाँ पर आपके पास क्या होगा, क्या होगा, ये वाला पूरा मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। मिथाइल शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, देखो CH3 C पॉजिटिव CH3 और CH2 CH3, ये कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे। समझ पा रहे हो? ये भी बहुत स्टेबल हो गया ना, क्योंकि यार यहाँ पे जो देखो आपको लग रहा है कि सर इस कार्बन की वैलेंसी एक कम है, ये मत देखो। यहाँ पर देखना जा रहा है प्राइमरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे हमारे पास टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है, और टर्शियरी कार्बोकैटायन होने के कारण इसमें मिथाइल पूरा शिफ्ट हो रहा है। समझ में आता है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तीसरे क्वेश्चन में आप बताइए क्या करोगे। तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही जानदार क्वेश्चन है बेटा, बताओ क्या करोगे। पॉजिटिव चार्ज को सेंटर में शिफ्ट कर दो, H को वहां ले CH3 कर दो, CH3 CH3 CH2। मुझे अच्छा आपने ये क्यों बोला कि सर आप H को शिफ्ट कर दो, आप इस CH3 को भी शिफ्ट कर सकते थे। आपके पास 2 ऑप्शन है ना अब तो, कि आप हाइड्राइड भी शिफ्ट कर सकते हो और मिथाइल भी शिफ्ट कर सकते हो। आपने हाइड्राइड में शिफ्ट किया, आपने मिथाइल के लिए शिफ्ट किया, और अगर आप मिथाइल करते तो मिथाइल ही क्यों किया, हाइड्राइड क्यों नहीं किया? मिथाइल कम होता है इसलिए। नहीं, मिथाइल कम होता है, क्या कम होता है? मिथाइल शिफ्ट कम होता है। हाँ अच्छा मैंने बता दिया। हाँ बेटा ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग होती है हमारे पास, और जो मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग इसी तरीके से होती है। यानी कि अगर किसी कंपाउंड में आपके पास हाइड्राइड और मिथाइल दोनों की शिफ्टिंग है तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? हाइड्राइड की शिफ्टिंग, ठीक है। और मोरओवर आपने जो बोला था उसमें भी मैं रीजन दे सकता हूं कि सर अगर आप CH3 रखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, बेसिकली सेकेंडरी बन जाएगा ये कार्बोकैटायन, और अगर आप हाइड्राइड को शिफ्ट करेंगे तो आपके पास टर्शियरी बनेगा। ये ज्यादा वैलिड रीजन है, दोनों रीजन वैलिड है, दोनों ही रीजन वैलिड है, दोनों ही रीजन आपको पता होने चाहिए कि सर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी भी हमारे पास किसकी होती है? हाइड्राइड की होती है। इसीलिए मेरे पास जो कंपाउंड आ जाएगा सर वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, पॉजिटिव चार्ज, राइट, क्लियर। अच्छा यहाँ पर देखिए कार्बन पे ट्राइक्लोरो और फिर पूरा बेंजीन, ऐसी रिंग जहां पे हमारे पास ट्राइक्लोरो कंपाउंड रहते हैं, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग होती है, यानी कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करती है। लेकिन इस क्योंकि यार Cl तो बेटर लिविंग ग्रुप है, ये हट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खींचेगा इससे इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? बिकॉज़ क्लोरीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। मोरओवर और क्या रीजन आप दे सकते हो, कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो रेजोनेंस होता है वो बहुत ही वीकर होता है, क्योंकि यार ये कार्बन तो इससे कर रहा है ना, फिर बचा हुआ क्लोरीन तो हमारे पास क्या रेजोनेंस दिखाएगा? 2p 3p, इसका तो 3p, इसका 2p, ये रेजोनेंस बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता। 2p 2p का होता है ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेबल p नहीं, d खाली होता है इसका, क्लोरीन का d खाली होता है, ठीक है। 2p 3d रेजोनेंस होता है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसीलिए ये रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है और रिंग से आपके इलेक्ट्रॉन को खींचता है। लेकिन अगर एक भी हाइड्रोजन लग जाए तो आपने बताया कार्बन और क्लोरीन के बारे में बताया था। हाँ बेटा कार्बन और क्लोरीन के बारे में बताया कि बीच में अगर रेजोनेंस होगी तो कार्बन का तो 2p यूज होता है और क्लोरीन का 3d खाली होता है, 2p 3d रेजोनेंस हो जाएगा। ये तो हम लोग कर चुके हैं ना ये सारी चीजें, राइट। लेकिन अगर C एक भी H लग जाता है तो ये H हाइपर कॉन्जुगेशन में आकर इसके साथ घूमना शुरू कर देता है और इस वजह से ये रिंग एक्टिवेटिंग होता है और ये कंपाउंड आपको इलेक्ट्रॉन ऑर्थ और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन करेगा। समझ में आती है चीजें? ये चीजें भी आपके कॉन्सेप्चुअल में आती है। ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन में अगर कोई भी चीज रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रही है वो सबसे ज्यादा है, हालांकि कुछ किताब में इन दोनों का इफेक्ट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। मेसोमेरिक पहले दिखा देते हैं रेजोनेंस ज्यादा, बट ऐसा है कि एवरी
Mesomeric is resonance, but every resonance is not mesomeric. Therefore, I have kept the order of priority resonance पहले. ठीक है? Followed by mesomeric, followed by hyperconjugation, then electromeric and then inductive. ठीक है? ये तो NCERT की लाइन भी है. If electromeric and inductive effect are doing in the opposite order, तो electromeric effect predominates. ठीक है? अब आते हैं हम लोग अपने कंपाउंड पर, क्वेश्चन पर. 15 क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमने कर लिए और 10 क्वेश्चन ही है. ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है? आपका समय 10 सेकंड का शुरू होता है अब. नहीं आया आंसर? है आंसर? कोई आंसर आया किसी का? बी. बेटा बी है तो क्यों है? परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है बेटा. ऐसे ही होना चाहिए. 10 से 15 सेकंड के बीच में आपको देख के आंसर लग जाना चाहिए कि सर क्या आंसर है. बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है उसने. Z-Sab रूल सर Z-Sab रूल. यहाँ पर आपके पास ये एक कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये एक कार्बन है और इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ ये भी एक अल्फा कार्बन था. यहाँ पर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है. और मैंने आपको Z-Sab रूल कराया था, अमंग एल्कीन द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड विल बी द स्टेबलेस्ट. तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें हमारे पास अल्फा कार्बन 4 ही हुए ना हाइड्रोजन, 4 और 3 7. ठीक है? इसमें भी हमारे पास ये अल्फा कार्बन 4 हुए. इसमें भी हमारे पास ज्यादा तो हुए नहीं, ये अल्फा कार्बन, इस पे एक, तो बहुत ही बेकार है. ठीक है? समझ में आता है बेटा? बहुत अच्छा किया आपने. 10 और कोशिश करो, कम टाइम लगाओ, टाइम और कम लेके आओ. अच्छा यही से बताइए, इनमें से लीस्ट स्टेबल कौन सा है? फिनाइल है यहाँ पर, A B C D. सेकंड वाला लीस्ट स्टेबल सेकंड वाला है तो क्यों है बेटा? सेकंड वाला क्योंकि वो प्लेन में नहीं है. हाँ, ये आपको याद आ रहा होगा जो मैंने पहले क्वेश्चन करा दिया. बिल्कुल सही बात है बेटा. ये ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन है और मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ठीक है, 10 सेकंड के अंदर आंसर देना था. और ऐसे क्वेश्चन आपको पता रहने चाहिए. ऑर्गेनिक में ज्यादा दिमाग नहीं लगता है. या तो बिल्कुल वो होगी कि इसके बाद क्या आएगा वो वाले तो आप 12th में सीखोगे. और अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन प्रैक्टिस करेंगे. इन क्वेश्चन में आपके 10 से 15 सेकंड में आंसर आ जाने चाहिए और टिक लगा के आगे बढ़ो. गुड बेटा. इसमें क्या होता है कि सर आपका जो कार्बन है ब्रिज हेड कार्बन पर है. मैंने बाइसाइक्लो कंपाउंड में एक कंपाउंड कराया था सर. ये ब्रिज हेड कार्बन है और ब्रिज हेड का कार्बन जो कार्बोकैटायन होता है वो बहुत ही गंदा स्टेबल होता है. इसलिए लीस्ट स्टेबल ये है. यहाँ पे सर फिर भी काम चल जाएगा अल्फा हाइड्रोजन से. ये तो रेजोनेंस में ही आ रहा है फिनाइल का, और ये भी हमारे पास अल्फा कार्बन से काम चल जाएगा. अच्छा, इसमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है A B C D का. हाँ, एक कार्बोकैटायन है. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा क्या? हाँ, डी ऑप्शन. डी. डी ऑप्शन ज्यादा अच्छा है. D B A C. नहीं बेटा, सुन लो सुन लो. सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जिसमें नहीं है सबसे अच्छा तो वो होगा कार्बोकैटायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में कार्बोकैटायन को खराब करता है. D C A B. ठीक है? तो हमारे पास डी ऑप्शन सबसे पहले आएगा. उसके बाद हमारे पास सी और बी में से कौन सा आएगा? नहीं बेटा, मैंने आपको बताया था N2 का मेटा का कोई इफेक्ट आता ही नहीं है, तो फिर हम लोग बी ले है ना? तो इसलिए हमारे पास डी बी सी ए ऑप्शन बेटर है. N2 का मेटा का इफेक्ट आता ही नहीं है ना, मेटा पे तो कम होता है. ठीक है? फिर फॉरवर्ड बाय सी डिस्टेंस ले लेंगे और फिर ए. तो हमारे पास ऑप्शन जो है सेकंड सही आएगा. बाकी एक बार चेक करके बता दूंगा आप लोगों को, बट आंसर जो है सेकंड ही होना चाहिए. ठीक है? नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है एल्काइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है क्यों? बिल्कुल सही आंसर. हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आपके कभी टॉपिक वही पढ़ रही दिमाग आया था या फिर हाँ सर टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा रहे हो तो ऑप्शन ऐसा नहीं है. आगे क्वेश्चन जो है पीछे से रिलेटेड है. चलिए, एल्काइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से. कोई दिक्कत नहीं है, यही सही होता है. नेक्स्ट है व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन? इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन सा होगा CCl बॉन्ड का? 10 सेकेंड. ए. टाइम अप. किसी और कोई आंसर? किसी और कोई आंसर? डी. डी है तो क्यों है? ए है तो क्यों है बेटा? ए क्यों है? ए है क्योंकि अगर Cl बॉन्ड हटता है तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस में जाएगा फिनाइल के साथ. गुड आंसर बेटा, लेकिन आपका आंसर गलत है. बेटा याद करो, उसका आंसर बिल्कुल सही था लेकिन उसने गलती कर दी. उसने एक चीज ध्यान दे दी कि बेटा C और Cl बॉन्ड तोड़ना ही है.
ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बनेगा। टर्ट ज्यादा स्टेबल होता है बेंजीन से भी ज्यादा। अगर ट्राइफिनाइल है वो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर सिंगल सब्स्टिट्यूट फिनाइल है उससे ज्यादा स्टेबल हमारे पास कौन सा होता है? टर्शल। आपने ऑर्डर में रेजोनेंस बोला। ऑर्डर बेटा, हाँ जो रेजोनेंस का ऑर्डर है, अगर आप पीछे देखेंगे आपकी क्लास में तो आपको पता पड़ेगा कि 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कार्बोकेटाइन ऑन बेंजीन रिंग। ये वाला तो 3 डिग्री चलाता है क्योंकि वो 3 to 1 का ऑर्डर 3 to 1 बेंजीन में अगर 3 बेंजीन होते हैं वो ज्यादा सबसे ज्यादा होता है डांसिंग स्ट्रक्चर जिसका होता है साइक्लोप्रोपाइल ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कैटायन का। सर लेकिन हमने अपने प्रोडक्ट को ब्रेक क्यों किया? बेटा वो सीसीआर को तोड़ना ही था ना, तभी तो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, तभी तो स्टेबिलिटी का टेस्ट होगा, तभी तो कार्बोकेटाइन बनेगा, तभी आप स्टेबिलिटी का टेस्ट बता सकते हैं। समझ में आती है कहानी? तो ये टर्शियरी बनेगा, इसलिए हम इसे तोड़ दो ना तो ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। देखो ये ज्यादा स्टेबल है, इसे तोड़ोगे सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है और ये रेजोनेंस। अगर ऑर्डर पूछता तो इसके बाद ये NH2O NHOH इसको तो रहने दो, ये बेकार है, इसके बाद ये फ्री। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है टॉटोमेरिक कंपाउंड का। टॉटोमेरिज्म आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने कहा एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कौन सी होगी आपके पास टॉटोमेरिज्म में। आपका समय शुरू होता है अब, ऑर्डर आपका आया है बी। रीजन देखिए बेटा, ज्यादा कीटोन ग्रुप। एक आंसर आपका अगर मैं लेके चलूंगा, अगर तूने बी बोला है तो बेटा अगर आप बी बोल रहे हो तो आपके हिसाब से थर्ड ज्यादा स्टेबल है। अरे मैं बी नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूं बी सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। अच्छा सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, ऐसा ऑर्डर का डी है सिर्फ। सी या डी होगा ना फिर। सी या डी होगा। और कोई आंसर देना चाहता है? बताओ, 10 सेकंड है। 2 1 3 सी पार्ट। सी पार्ट 2 1 3 नहीं बेटा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट आएगा। रीजन क्या है आइए समझते हैं। टॉटोमेरिज्म तो ये तीनों ही दिखा रहे हैं। आप बेसिकली कहें तो ये कि इसका एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, इसका एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, ऐसे करके डबल बॉन्ड और कंपाउंड बन रहे हैं। टॉटोमेरिज्म तो मैंने करना सिखा रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या देखना था कि आप लोगों के पास ये जो कंपाउंड है ना, ये कॉन्जुगेशन में आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बाकी कोई भी कंपाउंड कॉन्जुगेशन में नहीं आता। सबसे पहला इफेक्ट किसको जाएगा? कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में आने की वजह से थर्ड सबसे ज्यादा। सेकंड और फर्स्ट में से अगर आप देखेंगे तो इसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। देखो 3 और 2 5, ये अल्फा कार्बन 7 3 10। इसमें देखना 3 2 5 और यही है 7, राइट। तो हमारे पास ये जो कहानी है ये आपके पास क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आपका आंसर सही है, राइट। इसमें आपके पास क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखा सकते हैं। आपके ऑप्शन है ए फर्स्ट और थर्ड, बी सेकंड और थर्ड, सी तीनों दिखा सकते हैं, या डी फर्स्ट और सेकंड दिखा सकते हैं। 10 सेकंड्स। टाइम अप। एनी आंसर? 1 2 दिखा सकते हैं, 3 नहीं दिखा सकते। 1 2 दिखा सकता है, 3 नहीं दिखा सकता, यानी कि आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, परफेक्ट आंसर। रीजन बता पाओगे बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। बिल्कुल परफेक्ट आंसर, गुड आंसर। देखो बेटा हमारे पास टॉटोमेरिज्म में कंडीशन यही थी कि सी डबल बॉन्ड को फाइंड कीजिए और उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन को देखिए। अगर मैं यहाँ पे सी डबल बॉन्ड को फाइंड करता हूँ तो इधर अल्फा हाइड्रोजन तो है, लेकिन अगर मैं इधर डबल बॉन्ड लगा दूंगा, इधर अल्फा हाइड्रोजन है ना, एक देखो सी के साथ 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन तो है, अल्फा हाइड्रोजन की दिक्कत नहीं है इसमें। इस तरफ मैं क्या करूंगा, डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो एक्यूमुलेशन में आ जाएगा रिंग के अंदर, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैं इस तरफ का दिखा तो सकता है पर नहीं जाना चाहूंगा कि बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन इस साइड तो है ना यार। यहाँ पर देखो 2 H हैं, यहाँ पर 2 H हैं, मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो रिंग भी स्टेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टॉटोमेरिज्म दिखा सकता है। समझ में आ रही है बातें भाई? इसके लिए टॉटोमेरिज्म पता होना चाहिए। अगर टॉटोमेरिज्म नहीं पता है कुछ ना कुछ छोड़ के आगे बढ़ जाए। पर मैं आपको जानता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा है, जो आंसर आया बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। तो सेम केस है बेटा, यहाँ पर तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर ये भी अल्फा हाइड्रोजन तो है ही, CH2 है ना बेटा, यहाँ पे 2 ही तो बॉन्ड से 2 H है, तो अल्फा हाइड्रोजन ये दिखा सकता है। यहाँ पर तो प्रेजेंट हो जा ही सकते, और इधर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि 2 CH3 आ गए, तो ये हमारा कंपाउंड नहीं दिखा सकता। इसमें थर्ड आ रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी। गुड बेटा, समझ में आ गया? कहानी समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पर है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इप्सो कार्बन इन क्लोरोबेंजीन इज।
अभी अभी आपको समझाया है मैंने एक्सो कार्बन क्या होता है, इसके बेस पे आप बता सकते हैं क्या कि sp होगा sp2 sp3 sp_d sp2 sp2 बिल्कुल परफेक्ट है। क्लोरोबेंजीन है यार, वही नॉर्मल कंपाउंड ही तो हो गया। आपको बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, गुड आंसर। हाँ यही ऐसे 5 सेकंड में आंसर दिया, बड़ा मजा आया। ऐसा अच्छा भी लगता है कि आप लोग जब आंसर दोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैं और क्वेश्चन दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। होमवर्क में क्वेश्चंस अलग मिलेंगे, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन चल ही रहे। ये कार्बन sp2 है, प्लेनर कंपाउंड है बेंजीन का, बाकी कोई अंतर थोड़ी है। इप्सो कार्बन ये कार्बन है, आप समझ में आएगा ना इप्सो कार्बन कौन सा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो घबराना नहीं है, नॉर्मल सा आंसर है, कोई बड़ी चीज नहीं है, इट इज sp। अच्छा इसका एक बार आंसर देना जरा मुझे, मैं चाहता हूं कि आप आंसर दें। सी पार्ट मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा आंसर इसका आने वाला है। बी पार्ट, कोई ए पार्ट वाला है, डी पार्ट वाला है? ए पार्ट का एलिमिनेट कर दो, बी पार्ट में एलिमिनेट कर दो, डी पार्ट में एलिमिनेट। ओके क्योंकि डी पार्ट में रेजोनेंस है, sp पार्ट डबल बॉन्ड लेगा, बॉन्ड लेंथ छोटी। हाँ। डी पार्ट के अंदर डबल बॉन्ड लग रहा है इसलिए बॉन्ड लेंथ छोटी। ठीक है। ए पार्ट में ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है इसलिए बॉन्ड लेंथ छोटी। ठीक है। अब बच गया ऑप्शन C2H2, डबल बॉन्ड उसमें भी लग रहा है पर बीआर पे रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ बड़ी हो सकती है। हाँ उसने जो रीजन दिया है बहुत अच्छा दिया है, पर बहुत ही वाहियात रीजन लगा मुझे। रीजन क्या है? जो आपने सबसे पहले एलिमिनेट किया है आंसर वही है। मुझे इतना अच्छा क्वेश्चन लगता है, मैं मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है। रीजन क्या है सुनो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, आपने एलिमिनेट कर दिया, मुझे बड़ा मजा आया। यहाँ पर डबल बॉन्ड था और आपको बता रखा है कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हाइब्रिड का बॉन्ड लेंथ आता है। ये बेंजीन है, बेंजीन में क्या आएगा? हाइब्रिड, जिसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 139। इसकी कितनी हुआ करती थी? 134, सिंगल बॉन्ड की 154। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कितना आ रहा है? 139 का, और डबल बॉन्ड कितना आता है? 134 का। मैंने भी गलती करी थी इस क्वेश्चन में जब मैंने अपना टाइम पे किया था। तो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बट आप मिस्टेक मत करना। ये एल्कीन हमें दिखता है कि सर ज्यादा होगा, लेकिन एल्कीन का बॉन्ड लेंथ कम है एज कंपेयर टू हाइब्रिड से, क्योंकि यहाँ पे तो हाइब्रिड हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। इसे निकालना भी सिखाया था, है ना, निकालना भी सिखाया था आपको। तो ये चीज आपके पास आंसर है, बहुत बड़े क्वेश्चन है। मतलब ये मेरे को लगा ही था कि आप लोग सारे गलत करोगे और मैं अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा, क्योंकि किसी ने भी डी नहीं बोला, डी सबने एलिमिनेट किया है, बट आंसर ही डी था, इसलिए मैंने दिया। ओके आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके आगे देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर 15th क्वेश्चन है, यही बता दो चलो, which of the following statement is false about resonance। अगर मैं केरला का पीएमटी बनाता तो 5th ऑप्शन में डाल देता none of the above statement is false, none of the above statement is false। ये हमारे पास जब केरला का पीएमटी करके आप क्वेश्चन देखोगे उसमें 5 ऑप्शन आते हैं। तो आप मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दे सकता हूं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सी स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी कंट्रीब्यूटिंग है, कैनोनिकल एक ही बात है। ये ऑप्शन दिया है बेटा मैंने। हां 1 सेकंड रुक तो जाओ। ये क्लास इंटरेस्टिंग थी, क्वेश्चंस के साथ मजा आया कम से कम। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपने पॉइंट बताया है? हाँ नहीं वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, वो बोला मैंने इसमें कि इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मेक रेजोनेंस वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से फर्स्ट फर्स्ट फॉल्स है। फर्स्ट फर्स्ट या बी? अरे वो नीचे वाले दो तो बिल्कुल सही है, हाँ, वो दोनों तो सही है। फर्स्ट मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि second हर है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बिना एनर्जी के रिस्पेक्ट में बराबर ही कंट्रीब्यूट करता है, शायद से, शायद ऑन कंडीशन। ऑन कंडीशन। और कोई आंसर है किसी का? क्योंकि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बेसिस हाँ जी मैंने आपको निकालना भी सिखाया था कैसे निकालते हैं एनर्जी। चलिए और कोई आंसर नहीं है? आज के तो नहीं होगी। फर्स्ट के दो आंसर नहीं, आंसर सी है। तेरी ऐसी तैसी। वाह एक मिनट सुनो, नहीं आपने बताया था ना। मैं बता तो रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो 2 मिनट, मेरी बात एक बार ध्यान सुनना जरा कैमरा प्लीज। तोड़ दूंगा। नहीं कैमरा नहीं टूटेगा बेटा, आज तुम फ्लिप हो जाओगे क्योंकि इसका वर्डिंग ऐसे है। अभी ध्यान से सुनना, पहला देखते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी। बिल्कुल सही बात की, याद करो जब हम लोगों ने 3 बॉन्ड निकाले थे तो ये हमने 50-50-15 सारे प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी में तो निकाले थे। अरे थर्ड तो ट्रू है। अभी रुक जाओ बेटा, वो मुझे भी लगा था। अच्छा इसको देखते हैं, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर में रेजोनेंस वेरी इंपॉर्टेंट। हां बिल्कुल बात सच है, क्योंकि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल। थर्ड देखते हैं
सर आपने तो लिखा भी था कि वो मैं बता रहा हूं, मैंने लिखवाया था, मेरी सुन लो 2 मिनट। हाइपोथेटिकल आपने लिखवाया था। हमारा ट्रू कैसे हो तो कल को बता दो। बेटा जितना उनकी एनर्जी होगी उतना ही तो कंट्रीब्यूट करेंगे, ये तो बिल्कुल सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में कोई दिक्कत नहीं है, चौथे वाले में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल था, पोटेंशियल एनर्जी काफी कम थी, निकाल के देखी थी -5 आया। नन ऑफ द अबव लग रहा था हमें सर जब आपने दिया, लेकिन बेटा ये सुनो जरा एक बार, कैनोनिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल्स हैविंग नो रियल एक्जिस्टेंस। सॉरी डियर, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं था, ध्यान सुनना। रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल विद नो रियल एक्जिस्टेंस। वो रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए था, कैनोनिकल स्ट्रक्चर के लिए था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो आप घुमा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सर सारे सही हैं, नन ऑफ द अबव देके और अच्छा कर दिया। लेकिन ये जो नो रियल एक्जिस्टेंस है वो किसके लिए है? रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए है, ना कि किसके लिए? कैनोनिकल स्ट्रक्चर के लिए। तो बेटा कैमरा नहीं टूटेगा आज, कैमरा बच गया, ठीक है। तो जो चीजें भूल जाती हैं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को सबको निमंत्रण है, 5 फरवरी को मेरा बर्थडे, कैमरा पे अनाउंस कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। 5 बजे आप लोगों ने मिलना है, पार्टी मेरी तरफ से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एड्रेस पुनीत भावनेश्वर सर्कल, हस्ताल विलेज, और गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।